नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार 35 महीनों से पॉजिटिव निवेश आ रहा है और खास तौर पर पिछले महीने सेक्टोरल फंड में सर्वाधिक निवेश आया है और लार्ज कैप कैटेगरी में फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। आज समझेंगे इक्विटी कैटेगरी में एसेट एलोकेशन का क्या हो सही तरीका और क्या रहे आपकी सही स्ट्रैटेजी। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं दो खास एक्सपर्ट्स, पंकज मठपाल एमडी ऑप्टिमा मनी और मोहित गांग सीईओ मनी फ्रंट। पंकज जी और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और खास चर्चा आज हमारी होने वाली है म्यूचुअल फंड में, खासतौर पर इक्विटी में निवेश ट्रेंड को लेकर और कहां पर निवेश आ रहा है, क्या है उसके सिग्निफिकेंस। मैं सबसे पहले पंकज जी आपसे समझना चाहती हूँ, जिस तरीके से हमने म्यूचुअल फंड के आंकड़े जनवरी के देखे हैं वो ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में बढ़ चढ़कर निवेश आ रहा है। एसआईपी के आंकड़े अपने आप में एक इसकी बहुत बड़ी नजीर पेश करता है कि किस तरीके से लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रिटेल निवेशक जो हैं वो किसी भी हाल में अब बाजार में एसआईपी के जरिए पैसा डालना चाहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना है जो इक्विटी में लगभग 21,000 या हम कह सकते हैं 21,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है और ये लगातार 35 महीनों का पॉजिटिव निवेश ट्रेंड है। इसको हम कैसे समझे सर? क्योंकि जो हम ब्रेकअप देखते हैं निवेश का, जो अलग अलग फंड्स में कैटेगरीज में जो इनफ्लो आया है उसमें इस बार जनवरी में इस पैक को लीड किया है सेक्टोरल फंड्स ने। फिर स्मॉल कैप फंड्स आते हैं, फिर मल्टी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मिड कैप और लार्ज कैप में हमें एक बार फिर से पॉजिटिव फ्लो का ट्रेंड देखा है। पहले एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स अगर हम समझे आपसे कि ये क्या ट्रेंड क्या सुझाता है। स्वाति नमस्कार। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह तो है कि एक अवेयरनेस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने की, और म्यूचुअल फंड के जरिए इस तरह से कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। दूसरी बात है कि अगर आप बात करें इन्फ्लेशन को बीट करना हो तो आपके पास है बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप डेफिनेटली एक बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, और जो कि उम्मीद पर इन्वेस्टर्स खरे भी उतरे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दूसरी बात जो सवाल है कि सेगमेंट्स को लेकर कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट आया और स्मॉल कैप में आ रहा है, साथ ही सेक्टरल फंड की आपने बात की। देखिए, उसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप फंड्स में हमने देखा कि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही, अच्छी रैली देखी गई, और जो निवेशक उस रैली को देखकर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्मॉल कैप में अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जो समझते हैं कि अब मार्केट की वैल्यूएशन जो है वहां पर लार्ज कैप बेहतर लग रहा है, उन्होंने एंट्री की है लार्ज कैप में या फिर थोड़ा एलोकेशन बढ़ाया है। और सेक्टरल फंड में मैं कहूंगा कि सेक्टर्स जैसे कि हम डिफेंस थीम की बात करें या बिजनेस साइकिल की बात करें, आईटी सेक्टर की हम बात करें, तो हमने देखा कि कुछ थीम्स में, कुछ सेक्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई। उन्होंने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया, और साथ ही यहाँ पर कुछ एनएफओस भी आए जिसका यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल। तो ये कुछ एक ट्रेंड हम महीना दर महीना देखते हैं। पिछले साल के कुछ महीने स्मॉल कैप के नाम रहे, जैसा हमने देखा स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में एक रैली भी थी और वहां पर निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। सेक्टोरल फंड ने भी कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ निभाया इनका, क्योंकि सेक्टोरल सेगमेंट में अच्छा निवेश आया। मोहित, जैसा पंकज जी ने भी बताया, कुछ सेगमेंट्स थे, कुछ सेक्टर्स थे स्पेशली जहां पर एक अच्छा हमने अपवर्ड ट्रेंड देखा और निवेशकों को भरोसा भी हुआ। पर सेक्टोरल फंड या थीम जैसे कहा जाता है बहुत सिक्लिकल होती है नेचर। अब जो अभी सेक्टर या थीम अभी चल रही हो, क्योंकि हमने देखा बजट का टाइम भी था, फिर चुनाव है और उसके बाद एक और बजट होगा, तो डेफिनेटली इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स में कुछ सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे या कुछ थीम ज्यादा अच्छा चलेंगी। तो सेक्टर और थीमेटिक फंड में ये जो अभी फिलहाल हमें जनवरी में ट्रेंड देखने को मिला है, क्या इसी का नतीजा है? जी स्वाति, तो जैसा पंकज जी ने बताया स्वाति, आई थिंक हो क्या रहा है कि एक तो लोगों का रुझान जो है वो इक्विटी निवेश की तरफ बहुत बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के रिटर्न्स सभी ने देखे हैं, आपने, हमने, रिटेल निवेशकों ने, जो पोर्टफोलियो में हम रिटर्न देख रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं स्वाति। इस तरह के रिटर्न शायद ही पिछले कुछ सालों में देखने को आए हैं पोर्टफोलियो में। और जब इस तरह के रिटर्न बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रुझान भी बढ़ता जाता है।
अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ से आ रहा है, किन सेगमेंट से आ रहा है। तो अगर आप पिछले साल का एक डेटा एनालिसिस करें, तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी थी, वहाँ पर कुछ 48% रिटर्न आया, जो मिड कैप कैटेगरी थी, वहाँ पर कुछ 44% रिटर्न आया और बहुत सारे सेक्टोरल फंड्स ऐसे थे, जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा रिटर्न था। तो काफ़ी सारी थीम्स ऐसी थी, चाहे वो पीएसयू थीम हो गई या कुछ रियल एस्टेट की थीम हो गई, जहाँ पर बहुत अधिक रिटर्न देखने को मिला है निवेशक। तो हो ये रहा है कि जो रिटेल निवेशक है, जो अपने आप से इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं और जो पास्ट रिटर्न देखकर आज निवेश का निर्णय कर लेते हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में जा रहा है और उन थीम्स में जा रहा है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुकी है। जैसे कि डिफेंस थीम हो गई या फिर पीएसयू थीम हो गई और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नए एनएफओस भी आ रहे हैं और एक ये भी कारण है कि नया पैसा काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहा है इन थीम्स की तरफ। तो अगर आप पूरा सिक्लिकल ट्रेंड देखें और मैं एक छोटा-सा एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट 10 साल का अगर डेटा देखें आप 13 से लेकर 2023 तक का डेटा, तो इस 10 साल के पीरियड में जो पीएसयू बैंक स्पेस था, उसने 4 टाइम बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया है निवेशकों को और बड़ा नेगेटिव रिटर्न यानी 20% से ज्यादा का नेगेटिव रिटर्न, राइट? तो अक्सर क्या होता है, निवेशक सिर्फ पिछले साल का रिटर्न देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसे सेक्टर्स में निवेश कर लेते हैं। अब जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, कोविड के ठीक पहले 2019, 18 और 2017 ये 3 साल फार्मा सेक्टर लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। सिर्फ 2020 में फार्मा ने पॉजिटिव दिया और उसने भी पहले हाफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिया। जब निवेशकों ने एंट्री ली उसमें, जो कि दूसरा हाफ था 2020 का, तो 2021 में फार्मा सेक्टर फिर से फ्लैट हो गया, राइट? तो अक्सर ये होता है कि जब आप हाई रिटर्न्स को देखकर एंट्री लेते हैं, तो वो सेक्टर फिर से इतने हाई बेस पर रिटर्न नहीं दे पाता है। तो यहाँ निवेशकों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, कभी भी सिक्लिकलिटी में ना फंसे। इनमें आप एंट्री तो ले सकते हैं, पर इनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी राय यही रहती है हमेशा निवेशकों से कि ऐसे सेक्टर से बचिए, अनलेस कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है या आपके एडवाइजर ने आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को देखते हुए आपको सलाह दी है कि आप ऐसे सेक्टर्स में प्रवेश करें। अदरवाइज एक फ्लेक्सी मल्टी फोकस थीम के जरिए आप कोई भी सेक्टर एक अच्छे फंड मैनेजर के साथ में खेल सकते हैं। तो राय यही रहती है कि इनसे जितना हो सके आप थोड़ा सा बच के और संभल कर चलें। बिल्कुल, तो एक बहुत कॉशियस अप्रोच सेक्टोरल या थीम को लेकर चलना चाहिए। मोहित ने जैसा बताया, मैं इसी से जुड़ी हुई एक बात समझना चाहती हूँ पंकज जी आपसे कि सेक्टोरल और थीमेटिक, क्योंकि ये कैटेगरीज हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न भी हैं, लगभग कितना परसेंटेज कोई पोर्टफोलियो में दे जो इसका फायदा भी लेना चाहता है, किसी सिक्लिकल थीम का फायदा भी अगर लेना चाहता है, आप अकॉर्डिंग टू यू कितना परसेंटेज? बिल्कुल। देखिए स्वाति, जरूरी नहीं है कि आप किसी सेक्टरल में या थीमेटिक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में वो सेक्टर्स, जिन सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उनमें रहेंगे। यदि मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, ऑयल एंड गैस हो, फार्मा हो, ये आपके डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी रहेंगे। तो आपको अलग से इनमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ वो इन्वेस्टर्स या उन्हें नॉलेज है या फिर उनके एडवाइजर को अच्छी नॉलेज है और वो उम्मीद करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर या थीम ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी, तब वो सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा कि डिफेंस फंड में काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला पिछले कुछ महीनों में। अब यदि शुरुआत में किसी को पता हो कि आप इस वक्त पर आने वाले समय में डिफेंस में बहुत से रिटर्न मिलने वाले हैं, या फिर हम बात करें पीएसयू की, तो आपको पता हो, फिर ये भी जरूरी है कि जब वो टीम पे आउट हो जाए, तो वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर ले और तब आप एग्जिट कर जाएं, तब तो ठीक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स के जरिए सेक्टर्स में, थीम में पार्टिसिपेट करना शायद बेहतर होगा। अब जब आपने सवाल पूछा कितना परसेंट, तो फिर ऐसे में यदि आपको लग रहा हो किसी वक्त पर कि अब ये पर्टिकुलर सेक्टर या थीम बेहतर परफॉर्म कर सकता है ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में, तो अपने पोर्टफोलियो का 10% तक आप एलोकेट कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन रिस्क, 5%, 10% इस तरह का एलोकेशन आपका हो सकता है दो सेक्टर्स में। और ये बात जरूर आप तय करें कि एंटर आप सही टाइम पर करें और फिर एग्जिट का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कोई सेक्टर हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको समय समय पर सेक्टर्स में बदलाव करना होगा पोर्टफोलियो में, तभी आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं, जो एक मुश्किल काम।
बिल्कुल सर। लार्ज कैप का जरा रुख कर लेते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में लगभग 2200 माफ कीजिए 1200 करोड़ रुपए का पॉजिटिव इनफ्लो इस बार हमने देखा जनवरी में, जो कि पिछले कुछ समय में मोहित नेगेटिव में ही था, फिर एक अब रफ्तार पकड़नी शुरू की है। पिछले साल कई एक्सपर्ट से जब हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि साल 2024 लार्ज कैप का रहेगा। लार्ज कैप में एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा निवेश आएगा। क्या ये ट्रेंड उसी को दर्शाता है? और जैसा सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड्स में है कि आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के जरिए अलग अलग सेक्टर या थीम में निवेश कर सकते हैं, लार्ज कैप को भी आप शायद एक अच्छे फ्लेक्सी कैप के जरिए या दूसरे किसी डाइवर्सिफाइड फंड से वो एलोकेशन क्या लेना सही रहेगा, वो भी एक अप्रोच सही है? जी स्वाति, तो आई थिंक सबसे ज्यादा खुशी की बात जो है जनवरी के डेटा में वो यही है कि लार्ज कैप फंड में हमें फिर से पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिल रहा है। राशि बहुत छोटी सी है, 1200 करोड़ की राशि अगर हम देखें, जहां पर कि इक्विटी कैटेगरी में कुछ 21,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ है, तो राशि कुछ बहुत बड़ी नहीं है, बट एक अच्छी बात है, अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा साइन है कि लार्ज कैप में पैसा आ रहा है। और जैसा आपने बोला, ये एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है मार्केट में। जिस तरह से स्मॉल और मिड कैप में रैली आई है वो सस्टेनेबल नहीं है इस साल, और लार्ज कैप रिलेटिवली काफी अच्छी वैल्यूड लग रहे हैं। और मुझे लगता है वैसे भी किसी भी पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लार्ज कैप में ही होना चाहिए, चाहे वो बहुत ही मैच्योर पोर्टफोलियो हो, चाहे वो फर्स्ट टाइमर का पोर्टफोलियो हो, या कैसा भी इक्विटी पोर्टफोलियो हो, अधिकांश हिस्सा आपका लार्ज कैप में ही होना चाहिए। और रिलेटिव तौर से देखें, अगर कंपेयर करें इसे, तो काफी हद तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है लार्ज कैप में एलोकेशन का। अब रही बात कि आप लार्ज कैप में कैसे एलोकेशन करेंगे, तो इसके काफी सारे तरीके हैं। आप चाहें तो एक पैसिव निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स इंडेक्स फंड के जरिए कर सकते हैं, या आप एक्टिव लार्ज कैप फंड के जरिए कर सकते हैं। बट एक और तरीका जो काफी प्रचलित हो रहा है और जो आप बात कर रही हैं स्वाति, कि काफी लोग फ्लेक्सी कैप के जरिए भी अपने लार्ज कैप का एलोकेशन पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जितने भी बड़े फंड्स हैं उनका एम बहुत ज्यादा हो चुका है, और ये अधिकांश लार्ज कैप की तरह ही चल रहे हैं। तो आप किसी भी बड़े फ्लेक्सी कैप फंड को उठाकर देखिएगा, तो उनके पोर्टफोलियो में करीब 60 से 70, इनफैक्ट 70 से भी ज्यादा लार्ज कैप का एलोकेशन है, 70% से भी ज्यादा। तो वो एक तरह से स्यूडो लार्ज कैप के जैसे ही काम कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अगर आप एक्टिव लार्ज कैप फंड में नहीं जाना चाहते हैं, प्योर प्ले, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए लार्ज कैप को खेल सकते हैं। और वहां पर फंड मैनेजर के पास में थोड़ा सा लीवे है कि वो, अगर उन्हें लगता है साइकिल अच्छी है, तो मिड और स्मॉल कैप का भी शुमार कर सकते हैं अपने एलोकेशन में, और शायद उससे आपको अल्फा अच्छा मिल जाए ओवरऑल रिटर्न में। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। पर फिर भी एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि सारे पोर्टफोलियोज में लार्ज कैप होना ही चाहिए, और सबसे ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप में होना चाहिए। और 2024 के लिए खास तौर से मेरी राय यही रहेगी कि थोड़ा सेफ रहना अच्छा रहेगा, और जितना ज्यादा हो सके आप लार्ज कैप की तरफ रुख करिए अपने पोर्टफोलियो। मनी गुरु में आज खास चर्चा हम कर रहे हैं पंकज मटपाल और मोहित गांग से। बात अब करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल और मिड कैप कैसा निवेश हमने जनवरी के महीने में देखा। स्मॉल कैप में भी अच्छा निवेश आया है, लगभग 3200 करोड़ का। अगर मिड कैप में देखें लगभग 2000 करोड़ का निवेश आया है। तो पंकज जी, निवेश के मामले में स्मॉल कैप अब भी अच्छा कर रहा है एज कंपेयर टू जो बाकी लार्ज कैप फंड्स हो गए या मल्टी कैप। चलिए मल्टी कैप ने अच्छा किया इस बार लार्ज एंड मिड कैप के मुकाबले, फ्लेक्सी कैप के मुकाबले स्मॉल कैप अभी भी विनर ही है। लोगों को पसंद आ रहा है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप की जगह अभी आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? जो ट्रेंड है लगातार स्मॉल कैप में रुझान बढ़ने का, निवेश, इसको हम कैसे लें और पोर्टफोलियो में ओवर एक्सपोजर ना हो जाए स्मॉल या खासतौर पर मिड कैप का, उससे कैसे बचने की जरूरत है? बिल्कुल। अब देखिए, जो वजह है स्मॉल कैप में निवेश करने की, वो तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस है। क्योंकि निवेशकों ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी, और जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया हुआ था और देखा कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स बहुत ही अच्छे थे, वो भी स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। तो जैसा मोहित अभी बता रहे थे कि ये साल जो है यहाँ पर लार्ज कैप में ज्यादा संभावनाएं हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो यदि आप समझदारी से इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल इस वक्त पर लार्ज कैप की वैल्यूएशन फिर भी अच्छी लग रही है, जबकि स्मॉल कैप की वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो गई है। तो निवेश करने के हिसाब से हालांकि अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी के लिए जगह है, लेकिन यदि आप समझते हैं कि टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस किया जा सकता है, तो इस वक्त आपका एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए लार्ज कैप में। और गोइंग फॉरवर्ड
फिर जब वैल्यूएशन ठीक हो जाए स्मॉल कैप में, मिड कैप में, तब आप वहां पर एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं या नया एक्सपोजर ले सकते हैं। तो एक तो बात है कि क्यों आ रहा है, इसकी वजह तो पास्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन फिर भी स्वाति एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, आप पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि किस वक्त पर स्मॉल कैप में एंट्री लेनी है, कब नहीं करना है, तो ऐसा जरूर कर सकते हैं कि किसी भी वक्त पर ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करें जहां पर लार्ज कैप में आपका निवेश ज्यादा हो, थोड़ा मिड कैप में हो और थोड़ा परसेंटेज आपके टोटल पोर्टफोलियो का स्मॉल कैप में हो। या तो आप अलग अलग से तीनों कैटेगरी की स्कीम्स ले लें और या फिर मल्टी कैप कैटेगरी जो है उसके जरिए आप तीनों मार्केट सेगमेंट में एक्सपोजर पा सकते हैं। तो मल्टी कैप एक अच्छी चॉइस है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, निवेश की अवधि के हिसाब से आप स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में छोटी मात्रा में इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब एसेट एलोकेशन की बात आती है मोहित, किसी को 100 रुपए लगाने हैं अभी और इक्विटी में एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कैटेगरी में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किसी एक कैटेगरी में ओवर एक्सपोजर सही नहीं है, जिसका जिक्र पंकज जी ने भी अभी किया। तो एक आइडियल एलोकेशन जो हम कह सकते हैं, वैसे तो ये अलग हर किसी के पोर्टफोलियो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से निर्भर करता है, पर एक अगर हम समझे एक बेसिक एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहे? जी स्वाति, तो देखिए अगर आप सिर्फ इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो जहां तक मुझे लगता है, और यहाँ पर मैं एक जेनरिक पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इसे आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना होगा आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके गोल्स के हिसाब से, तो आपके लक्ष्य को ध्यान देकर ही इस पोर्टफोलियो में को आगे ले जाएं। तो अगर मुझे एक जेनरिक पोर्टफोलियो एलोकेट करना है तो 100 रुपए में 40% तो स्वाति मैं एकदम से लार्ज कैप में डाल दूंगा। उसके अलावा 10% फ्लेक्सी या मल्टी कैप में, तो ये हो गया आपका 50% पोर्टफोलियो, जो कि एक तरह से लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हो गया। उसके बाद 10% एलोकेशन लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी। ये कैटेगरी मुझे काफी अच्छी लगती है बिकॉज कैटेगरी का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और इसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी स्वाति, यहाँ पर मैं 15-15% एलोकेशन करूंगा, तो टोटल 30% पोर्टफोलियो जो है वो आपका मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में चला गया। ये हो गया आपका 90% पोर्टफोलियो। बचा 10%, इसे मैं टैक्टिकल एलोकेशन के लिए रखूंगा। तो यहाँ पर चाहे तो आप कमोडिटीज यानी गोल्ड सिल्वर फंड कर सकते हैं या इंटरनेशनल फंड कर सकते हैं, या अगर आपके पोर्टफोलियो को आवश्यकता हो तो कोई सेक्टोरल या थीमेटिक फंड टाइम टू टाइम आप कंसिडर कर सकते हैं। बट एक 100 रुपए का एलोकेशन मेरे लिए आज की डेट में ये रहेगा। इसे ऑब्वियसली आप अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपको ट्वीक करना हो। बिल्कुल। तो अलग अलग क्योंकि अलग अलग जो रिस्क प्रोफाइल है पंकज जी, जब हम एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी सेट करते हैं तो रिस्क प्रोफाइल के साथ साथ हमें इस बात की भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपका जो निवेश अवधि है वो कितनी है। तो अगर हम माने कि किसी की एक मिड टर्म स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट की, किसी की लॉन्ग टर्म है, किसी की शॉर्ट टर्म है, तो उस हिसाब से लार्ज मिड और स्मॉल कैप में किस तरीके का एलोकेशन आप सजेस्ट करेंगे? माने 5 से 10 साल का किसी के पास नजरिया हो, किसी का 10 से 15 साल है, किसी का बहुत ही लॉन्ग टर्म है 15 इयर्स प्लस, तो उसमें लार्ज मिड और स्मॉल कैप को कैसे बांटे? बिल्कुल। तो अभी देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है या कहा जाता है कि रूल ऑफ थंब है कि आपकी एज जो है, अगर आप 100 में से माइनस करें तो उतना निवेश आपका इक्विटी में होना चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती है। वजह यह है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बहुत यंग हूँ पर मुझे 3 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप उसे कहेंगे कि आप इक्विटी में निवेश करें? तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हम एसेट की बात करें या विद इन असेट हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को समझें। यहाँ पर आपका रिस्क एपेटाइट, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपने कहा कि हम यदि समय की बात करें, यदि कोई निवेशक देखिए 5 साल से कम के लिए निवेश कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि इक्विटी में निवेश ना करें। आप हाइब्रिड में के जरिए थोड़ा पार्टिसिपेट कर लें या डेट में रहें। पर 5 से 10 साल का नजरिया हो तो यहाँ पर आप 70% लार्ज कैप में निवेश करें, 30% मिड कैप में कर लें और 10% एलोकेशन आपका स्मॉल कैप में, बल्कि मैं कहूंगा 70-30, सॉरी, यदि 5 से 10 साल की बात करें तो स्मॉल कैप ना करें, क्योंकि मिड कैप के जरिए भी आपको थोड़ा एक्सपोजर, जो आप फंड देखेंगे थोड़ा बहुत वहां पे स्मॉल कैप होता है, वो काफी है, लेकिन अलग से स्मॉल कैप फंड आप ना लें।
10 से 15 साल की यदि बात हो रही हो, तब फिर आपका 50% एलोकेशन लार्ज कैप में हो, 30% मिड कैप में हो और बाकी का जो 20% है वो आप स्मॉल कैप में एलोकेट कर सकते हैं। और वहीं यदि 15 साल से अधिक समय की बात हो रही हो, तो लंबा समय है, यहाँ पर उतार-चढ़ाव का जो जोखिम है, उसे आप ले सकते हैं। तो ऐसे में 40% एलोकेशन आपका लार्ज कैप में हो सकता है, 30% मिड कैप में हो सकता है, ये हो गया 70% और बाकी का 30% एलोकेशन आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं। तो इस तरह से इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, हालाँकि अगेन डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, लेकिन जितनी लंबी अवधि है, उतना ज़्यादा आप उतार-चढ़ाव का जो जोखिम है, वो ले सकते हैं और ऐसे में मिड कैप, स्मॉल कैप ज़्यादा हो सकता है और समय यदि छोटा है, स्मॉल कैप ना हो तो बेहतर है, मिड कैप थोड़ा हो सकता है और मैक्सिमम एलोकेशन आपका लार्ज कैप और वो भी यदि आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स जो हैं, पैसिव फंड्स जो हैं, उनके ज़रिए आप निवेश करें, तो ये बेहतर रहेगा। बिल्कुल। एक एनएफओ पर भी एक क्विक चर्चा कर लेते हैं। मोहित, एनएफओ की क्योंकि बहुत बात हुई, हमने देखा कि कई एएमसी जो है वो कई फंड्स लेकर आई, स्पेशली जनवरी में कुछ 20 एनएफओ लॉन्च हुए और उसमें काफ़ी अच्छा लगभग 6500 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश भी एनएफओ के जरिए आया। अब ये जो एनएफओज हैं, कितने निवेश के लिहाज से एनएफओ पीरियड में ही कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं, निवेश इसमें करना चाहिए या किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? स्वाति, हिंदी में एक कहावत होती है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय निवेश का नहीं लेना चाहिए और मुझे लगता है एनएफओ के साथ में अक्सर निवेशक यही गलती करते हैं कि वो बहुत जल्दी में रहते हैं कि ये 10 रुपए के भाव पे नया फंड आया है, इसी में निवेश कर देते हैं। आप उसे अच्छे से जांचिए, परखिए, देखिए, समझिए और उसे थोड़ा टाइम दीजिए। आप कभी भी निवेश कर सकते हैं। एनएफओ का पीरियड बहुत छोटा पीरियड होता है, 7 दिन के अंदर में अमूमन फंड लिस्ट हो जाते हैं और उसके बाद भी आप ये कंसिडर कर सकते हैं। और जितने भी फंड्स आते भी हैं स्वाति मार्केट में, वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नई थीम्स नहीं आ रही है, एक्सेप्ट कि अगर सेक्टोरल फंड है। आपके जो मुख्यतः एनएफओस थे पिछले जनवरी के महीने में भी इक्विटी में, वो थे मल्टी एसेट कैटेगरी के। और मल्टी एसेट कैटेगरी अब एक ऐसी कैटेगरी हो गई है जो कि सारे ही फंड हाउसेस काफी टाइम से मुहैया करा रहे हैं। तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ही नया नहीं आया है मार्केट में। तो यहाँ पर मेरी राय यही है कि निवेशक किसी भी नए फंड में जाने से पहले ये समझे कि नए फंड को रिकमेंड करने के पीछे एक तो एडवाइजर की मानसिकता क्या है और वो क्यों जाना चाहते हैं, क्या उसकी आवश्यकता है उनके पोर्टफोलियो में, क्या वो उनके फाइनेंशियल लक्ष्य को हासिल करने में कुछ स्पेशल मदद करेगा, क्या उन्हें जल्दी हासिल करने में मदद करेगा। अन्यथा किसी भी नए फंड में जाने की जल्दबाजी ना करें। पहले ये देखिए कि क्या वो फंड या वो थीम आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। अगर है तो फिर आप उसे डुप्लीकेट मत करिए। अगर वो थीम नहीं है तो आप ये देखिए कि उस थीम में अच्छे फंड्स ऑलरेडी कौन से हैं मार्केट में, किन फंड हाउसेस के हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और उनके दूसरे मेट्रिसेस क्या है। अगर आपको लगता है कि इनके बावजूद भी बिल्कुल। आप एनएफओ के साथ जाना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग फंड्स है वो इतना अच्छा नहीं कर रहे और एनएफओ की प्रॉमिस आपको ज्यादा अच्छी लगती है, तब आप बेझिझक होकर एनएफओ में जा जी, सकते हैं। बट अच्छे से सोच समझ के ही इसका निर्णय लीजिए, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल। तो एनएफओ में निवेश करें पर जल्दबाजी से नहीं, सोच समझकर। बहुत धन्यवाद हम करेंगे पंकज जी और साथ ही मोहित, आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।